हेलो क्लास 11 सभी को नमस्कार। तो हम पिछले लेक्चर में रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में बात कर रहे थे। आज उससे आगे थोड़ा है ये इसमें अपना। तो एक्चुअल में रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन जो है इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन जो है एक्चुअल में देखो हमें पता है कि जो मेडुला और पॉन्स हैं वो हमारा जो रेस्पिरेशन है उसको कंट्रोल करते हैं। तो जो है इसमें मैंने पिछले जब लेक्चर में रिसेप्टर्स की बात की थी। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर हैं, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर हैं। एक्चुअली पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है उसको कौन डिटेक्ट करता है? उसको डिटेक्ट करता है आपकी सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, ठीक है। और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है उसको डिटेक्ट करता है आपका पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर, ठीक है। तो इसमें जो है पूरा डिसीजन यहाँ पर लिया है, जहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है पर डिसीजन लिया गया। तो यहाँ से देखो जैसे ही ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ा है तो सिंपल सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ेगा तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़े, एसिडिक पीएच हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से जो है एक्चुअल में सेंट्रल कीमोरिसेप्टर ने सिग्नल रिसीव किया और फिर पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन बढ़ रहा है उसकी वजह से भी जो है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर ने उसको रिसीव किया उसने इंफॉर्मेशन को, और उसको दे दिया किसको? इंस्पायरेटरी न्यूरॉन को, जो हमारे मेडुला और पॉन्स के अंदर इंस्पायरेटरी न्यूरॉन वहाँ पर दे दिया। फिर वहाँ से पैनिक मोटर न्यूरॉन जाएगा, पैनिक मोटर न्यूरॉन से फिर डायाफ्राम मसल फंक्शन करेगी, ठीक है। उसमें आपका क्या होगा? डायाफ्राम मसल काम करेगी तो डायाफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे की तरफ आ जाएगा और लंग्स वॉल्यूम बढ़ेगा। तो अगर देखो लंग्स वॉल्यूम बढ़ रहा है, अब लंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट है कि लंग्स ज़्यादा मतलब ज़्यादा न फूल जाए, ज़्यादा हवा भरने की वजह से फट न जाए, इसकी वजह से स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिव हो गए। स्ट्रेच रिसेप्टर क्या करेंगे? स्ट्रेच रिसेप्टर जो है ये हैरिंग ब्लर को मतलब काम करेंगे, ठीक है। ये वेगस नर्व होती है, ठीक है। तो वहाँ पर काम करेंगे, फिर आगे जाके ये ऐसे सेल ऑफ स्विच न्यूरॉन का स्विच ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से एक पूरा प्रोसेस बनता है ये देखिए। देखो एट्रियल ब्लड है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। एट्रियल ब्लड कौन सा होता है? जिसमें आपका ब्लड जैसे कि जो ब्लड फ्लो कर रहा है आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसमें यदि ऑक्सीजन का प्रेशर जो है वो 60 mmHg से कम हो जाए, ठीक है। ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ गया तो हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे, हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे तो पीएच लो होगा, ठीक है। और उसकी वजह से कौन से रिसेप्टर एक्टिव होंगे? आपके पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर एक्टिव हो गई, ठीक है। वो डिटेक्ट करेंगे, रिस्पॉन्स देंगे और किसको? मतलब रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर को भेज देंगे। रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर कौन सा है आपका? मेडुला और पॉन्स, वहाँ तक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। और दूसरी तरफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो आपके ब्रेन के अंदर होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF, उसमें क्या होगा? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ रहा है तो वहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ी, उसकी वजह से सेंट्रल कीमो रिसेप्टर एक्टिव होंगे और सेंट्रल कीमो रिसेप्टर एक्टिव होंगे तो वो रिस्पॉन्स देंगे फिर वापस रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर को, ठीक है। फिर उससे वेंटिलेशन होगा। वेंटिलेशन का मतलब हम जल्दी जल्दी सांस लेंगे, जल्दी जल्दी सांस छोड़ेंगे। तो इनिशियल स्टिमुलस कहाँ से हुआ है? इनिशियल स्टिमुलस हुआ है एट्रियल ब्लड से और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड से, ठीक है। और जो ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो रहे हैं, रिजल्ट ये आपका वेंटिलेशन हो गया, ठीक है। अब पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर कौन से होते हैं? पेरिफेरल दीज आर द कैरोटिड बॉडीज एंड आयोटिक बॉडीज, दे सेंस द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पीएच ऑफ ब्लड। एक्चुअल में क्या होता है? कैरोटिड बॉडीज कौन सी होती हैं? वो कैरोटिड आर्टरी में प्रेजेंट होते हैं कैरोटिड बॉडीज, और आयोटिक बॉडीज कौन सी होती हैं? जो आपके आयोटा में प्रेजेंट होती हैं। तो आप देखो इसमें कैरोटिड आर्टरी जो है और आयोटिक बॉडी, एक्चुअल में ये जो इनके अंदर कुछ मतलब स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको कैरोटिड बॉडीज आयोटिक बॉडीज बोलते हैं। ये क्या सेंस करते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पीएच ऑफ ब्लड। दे आर कनेक्टेड टू द रेस्पिरेटरी सेंटर वाया 9th कैरोटिड बॉडी एंड 10th आयोटिक बॉडीज नर्व। मतलब ये रेस्पिरेटरी सेंटर से कनेक्ट होती हैं किसके द्वारा? कैरोटिड आर्टरी और आयोटिक आर्टरी जो है वो कनेक्ट होती हैं किसके द्वारा? 9th और 10th नर्व, कैरोटिड बॉडीज और आयोटिक बॉडीज के द्वारा। व्हेन देयर इज इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा और डिक्रीज हो जाएगा ऑक्सीजन का प्रेशर और डिक्रीज हो जाएगा पीएच, दे आर स्टिमुलेटेड एंड लीड टू स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। वो स्टिमुलेट करेंगे और रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट करेंगे, उस प्रोसेस को स्टिमुलेट करेंगे पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। ये देखिए पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर रेगुलेटिंग रेस्पिरेशन,
आयोटिक बॉडीज कहाँ पर होती हैं? ऑन आयोटा सेंड सेंसरी इन्फॉर्मेशन टू मेडुला थ्रो वेगस नर्व, 10th नर्व जो होती है उसके द्वारा। तो ये इन्फॉर्मेशन को कहाँ पहुँचा दिया? मेडुला के पास पहुँचा दिया, ठीक है, किसके द्वारा? वेगस नर्व के द्वारा, आयोटिक बॉडीज ने, ठीक है। तो इसमें आपकी जो आयोटिक बॉडीज हैं, जो मेन आयोटा जो मतलब वो जो ब्लड पहुंचाती है किसके पास? ब्लड के पास, सॉरी ब्रेन के पास जो ब्लड पहुंचाती है वो। कैरोटिड बॉडीज जो है एट फोर्क ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो होती है जो उसके अंदर होती है, सेंड इन्फो मेनली थ्रो गैसोफेरेंजियल नर्व, 9th नर्व जो होती है गैसोफेरेंजियल नर्व होती है। तो ये याद रखना बेटा, ये एनसीईआरटी में नहीं है आपकी ये चीज़ें, ठीक है। तो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर किसके द्वारा मतलब रेगुलेट किसके द्वारा काम करता है? आयोटिक बॉडीज और कैरोटिड बॉडीज के द्वारा, ठीक है। कैरोटिड आर्टरी में कैरोटिड बॉडीज पाई जाती हैं, जो मेन आयोटा है उसमें कौन सी पाई जाती हैं? आयोटिक बॉडीज पाई जाती हैं। मेन आयोटा तो आपको पता है ना कौन सी होती है? मेन आर्टरी जो हार्ट से ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है, वो क्या करेगी? देखो एक्चुअल में मेरी बात ध्यान से सुनिए आप। आयोटिक बॉडीज प्रेजेंट होती हैं आयोटा में, मेन जो मेन आर्टरी है वहाँ पर हार्ट से जो ब्लड लेके आ रही है, वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाएंगी वेगस नर्व के थ्रू कहाँ पर? मेडुला के पास, ठीक है। और फिर जब ब्लड आगे आ रहा है तो ब्लड आ रहा है कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी एक्चुअल में कौन सी आर्टरी? वो आर्टरी जो ब्लड पहुँचा रही है ब्रेन के पास, ठीक है। तो कैरोटिड आर्टरी जो हैं उनमें भी बॉडीज प्रेजेंट हैं, उनको कैरोटिड बॉडीज बोलते हैं। और वो 9th नर्व जो गैसोफेरेंजियल नर्व है उसके द्वारा इन्फॉर्मेशन पोन्स और मेडुला के पास पहुँचाएंगे, ठीक है। फिर सेंट्रल कीमोरिसेप्टर कौन से होते हैं? अब सेंट्रल कीमोरिसेप्टर देखो, इट इज स्पेशलाइज एरिया इन द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम किसको बोला है? मेडुला, और पोन्स को ब्रेन स्टेम बोला गया है। ये सिचुएटेड इन द वेंट्रोमीडियल एस्पेक्ट ऑफ द मेडुला नियर द ओरिजिन ऑफ 9th एंड 10th नर्व। जो ओरिजिन है 9th और 10th नर्व का मेडुला के पास, वहाँ से ये वहाँ सिचुएटेड होती हैं, ठीक है। और इट इज़ ए सेपरेट एरिया फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सेंटर बट कनेक्टेड टू द, ये रेस्पिरेटरी एरिया सेंटर से ये एरिया बिल्कुल अलग है, लेकिन रेस्पिरेटरी सेंटर से कनेक्ट भी होता है। और फिर सेंट्रल कीमोरिस्टो, हाँ एक बात याद रखना भाई, पेरिफेरल जो हैं कीमोरिसेप्टर थे वो तो मतलब सेंसिटिव हैं किसके? वो तो किसके प्रति सेंसिटिव हो? ऑक्सीजन के प्रति सेंसिटिव, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर ऑक्सीजन का कम होगा। लेकिन जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर हैं वो नॉट स्टिमुलेटेड बाय हाइपोक्सिया। अब एक्चुअल में हाइपोक्सिया क्या होता है? हाइपोक्सिया का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाए यदि बॉडी में, तो उसमें ये उसको सेंस नहीं कर पाएंगे। कौन? सेंट्रल कीमोरिसेप्टर। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर केवल किसको सेंस कर पा रहे हैं? कि हाइड्रोजन जो चेंज आयन हो रहे हैं, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो बढ़ रही है, और किसमें? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, ब्रेन इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और उसकी वजह से जो है जब बढ़ रही है तो इंक्रीज हो रही है, तो उसकी वजह से स्टिमुलेशन करेंगे। कौन? सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, ठीक है। CO2 फ्रॉम ब्लड कैन नॉट पास द ब्लड फ्रॉम ब्रेन स्विच। एक बात और याद रखना, CO2 जो ब्लड के अंदर है वो डायरेक्टली पास नहीं होगी जो ब्रेन में जो ब्लड जा रहा है उसके अंदर। फिर क्या होगा? CO2 डज नॉट इन्फ्लुएंस द एक्टिविटी ऑफ दीज रिसेप्टर, और इनके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होती कार्बन डाइऑक्साइड। वो किसकी वजह, वो केवल किसकी वजह से जो रिसेप्टर है किसको रिसीव करते हैं? ओनली हाइड्रोजन आयन को, उनकी कंसंट्रेशन को देखते हैं कि वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, देखो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, इसके अंदर सेंट्रल कीमोरिसेप्टर प्रेजेंट हैं। फिर दूसरा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। और देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड से, आरबीसी से जो ब्लड से कहाँ पर गई? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, वहाँ से वाटर के साथ रिएक्शन की, वहाँ से कार्बोनिक एसिड बनाया, कार्बोनिक एसिड में हाइड्रोजन के आयन। अब जो यहाँ पर हाइड्रोजन के आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी उसको रिसीव करेंगे सेंट्रल कीमोरिसेप्टर। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो डायरेक्टली नहीं गई मेडुला ऑब्लोंगेटा में, ठीक है, तो डायरेक्टली नहीं जाएगी वहाँ पर। तो ब्लड ब्रेन बैरियर भी दिखा रखा है इसमें अलग से, ठीक है। ये देखिए पूरा ब्रेन है, ब्रीथिंग कंट्रोल सेंटर है आपका, पॉन्स सेंटर है, मेडुला सेंटर है। फिर यहाँ से देखो रेड कलर की जो नर्व आ रही हैं, नर्व इम्पल्सिस, ट्रिगर, कंसेंट, इंस्पायरी, ये एक्चुअल में कौन सी इंटरकोस्टल नर्व और फेरेनिक नर्व। इंटरकोस्टल नर्व जो है वो आपकी जो इंटरकोस्टल मसल्स थी, ठीक है, जो इंटरनल कोस्टल मसल थी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो थी, उनको ये क्या करेंगी? उनको स्टिमुलेट करेंगी। और फेरेनिक नर्व किसको स्टिमुलेट करेगी? डायाफ्राम को, जिससे कि स्पेस बढ़ेगा, ठीक है, ब्रीथिंग सिस्टम ज़्यादा होगा।
और ऑक्सीजन सेंसर कहाँ पर है, आयोटिक बॉडीज, आयोटिक आर्क में अंदर है, ठीक है, वो भी स्टिमुलेट होंगी। फिर CO2 इंक्रीज होगी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, ठीक है, तो उसकी वजह से pH गिरेगा, ठीक है, pH गिरेगा तो वो भी एक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है। नर्व इम्पल्स फ्रॉम ऑक्सीजन सेंसर इंडिकेटिंग ऑक्सीजन डिक्रीज, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसी कंट्रोल होती हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको नोट कर ले बेटा, NCERT में नहीं है, डायग्राम बना लें अगर हो सके तो आपको, ठीक है, पॉसिबल है तो।